नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपको मेरे साथ साइट की स्क्रीन में दिख रहे हैं मेरे सीनियर और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर। और तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि वैसे तो ज्यादातर लोग वहीं से मेरे पास आते हैं, लेकिन जो लोग ओंकार चौधरी शो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या उस को लाइक नहीं किया, तो मेरा अनुरोध है कि वो जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत अच्छे मैं वीडियो वहां से देखता हूं और गहराई के साथ हम उनको देखते हैं। सर, धन्यवाद। आज की कहानी शुरू करते हैं। बड़ा दिलचस्प हुआ। हमने सुबह मैं यही सोच रहा था और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई किस तरह से दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को इस्तेमाल करने के लिए संघ का एक फोटो भेज दिया, मतलब फोटो का इस्तेमाल किया राहुल गांधी को कुछ बताने के लिए। लेकिन क्या कांग्रेस अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि वो अब प्रतीकों की भाषा भी समझने से इनकार कर रही, मतलब वो ट्रैप में आ गई या वो ट्रैप में आए हैं, दिग्विजय सिंह ट्रैप में आए हैं या कांग्रेस ट्रैप में आई है? बाकी तो बाद में बताएंगे, लेकिन आप सर इससे शुरू करते हैं जी। दिग्विजय सिंह एक्चुअल में बड़े सुलझे हुए नेता हैं कांग्रेस के भीतर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं और कुछ साल पहले तक तो राहुल गांधी के मेंटोर हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे। भट्टा पारसोल वाला जो प्रकरण हुआ था उस समय तक भी हमने देखा था कि राहुल गांधी और वो दोनों जो हैं वो एक साथ ही चलते थे, कहीं भी पहुंचते थे तो। और उस समय दिग्विजय सिंह के पांव जमीन पर भी नहीं पड़ते थे, तो एक ऐसी आबो हवा बना ली थी। लेकिन होता क्या है कांग्रेस में कि एक प्रेशर टैक्टिस अपनाई जाती है और ये तो हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की विचारधारा क्या है। दिग्विजय सिंह किस किस तरह के बयान अतीत में दे चुके हैं, संघ के बारे में भी, बीजेपी के बारे में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी। तो किसी को ये खुशफहमी नहीं थी कि वो नरेंद्र मोदी का अगर जमीन पर अडवाणी जी के चरणों के पास बैठे हुए फोटो जारी कर रहे हैं तो कोई उनका रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भी हमने यही बात कही और रात जो मेरा शो था 8:30 बजे का, मैंने उसमें भी यही बात कही थी। मैंने कहा मुंबई अटैक के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उसका लिंक भगवा से जोड़ने की कोशिश की थी और भगवा आतंक की थियरी जिन लोगों ने चलाई थी कांग्रेस में उस समय, उनमें प्रमुख चेहरा यही दिग्विजय सिंह थे। तो प्रेशर टैक्टिस क्या है? अगले साल इनकी राज्यसभा समाप्त हो रही है। मध्य प्रदेश से एक ही आदमी जाना है कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में। और आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्चुअल में बिदके ही इसलिए थे कि दिग्विजय सिंह को उस समय राज्यसभा भेज दिया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष का भी झगड़ा था, उनके विधायकों को प्रॉपर मिनिस्ट्रीज और पद देने का मसला भी था। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उनके नेतृत्व में 21-22 एमएलए ने बगावत कर दी, इस्तीफा ही दे दिया विधानसभा से और कमलनाथ सरकार गिर गई और चौहान साहब फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो अब उसी सीट को ये रिन्यू कराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एक प्रेशर टैक्टिस का दांव खेला। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दांव कोई इन पर उल्टा पड़ा है, बल्कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास के जितने लोग थे वो भी सब खेले खिलाए खिलाड़ी ही हैं। वो भी जानते हैं कि ये अगर एक मौका तलाश कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिस का लाइन ले रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो हम भी इसका एक मौके का फायदा क्यों ना उठा लें। इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि आरएसएस पर भी अटैक, नाथूराम गोडसे का नाम लेना भी शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की नीतियों को लेकर के
कांग्रेस की तरफ से घात प्रतिघात शुरू हो गए। और ये सब किन स्थितियों परिस्थितियों में शुरू हुए हैं? दिग्विजय सिंह ने मसला क्या उठाया था? अब वो तो नेपथ्य में धकेल दिया गया कांग्रेस के द्वारा। और जो होता है कि भाई एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरी बातें जो है कहना शुरू कर दो, तो वही बड़ी चालाकी से कांग्रेस ने काम शुरू किया है। दिग्विजय सिंह ने जो मूल सवाल था कांग्रेस के भीतर का, जो इस समय संकट है, भाई नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं ना, कि कांग्रेस इतने चुनाव हार चुकी, लगातार हार रही है, फिर भी राहुल गांधी के रवैये में रत्ती भर भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लास्ट वीक है, महत्वपूर्ण बिल आने हैं और आप जर्मनी की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो इसको लेकर के जो एक बेचैनी है कि भाई आप अगर पॉलिटिक्स में 24/7 काम नहीं कर सकते हैं और इतनी हारों के बाद भी आप कोई सीख सबक लेने को तैयार नहीं है, पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ बैठा है, जो सीनियर मोस्ट नेता हैं अब उनको राज्यसभा में भी भेजने लायक एमएलए नहीं बचे हैं राज्यों में, तो भैया ऐसे आदमी को किसी तरीके से हटाओ, एक प्रेशर बिल्डअप करो। और मैं तो ये कहूंगा कि ये एक्चुअल में जो वंशवादी राजनीति चल रही है, जिसके एक्चुअल में ये भी चाटुकार रहे या उसी कोठरी में रहे हैं, उसी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन रातों रात इनको कोई अक्ल पैदा हुई हो ऐसा नहीं है। ये चालाकी से इस मुद्दे को उठा करके एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दूसरी लाइन ले ली, उनके चापलूसों ने दूसरी लाइन ले ली। अब वो संघ पर भी नाथूराम गोडसे का नाम ले आए, महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ दिया, सारी चीजें निकाल करके ले आए, केवल राहुल गांधी की जो पोजीशन है और जो इस खानदान की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, उसको बचाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए। दरअसल सर मुझे एक कहानी याद आ रही, पता नहीं जी, मुझे याद आता है उन्होंने चूंकि गब्बर सिंह का नाम लिया, उसने कहा कि गब्बर सलमान खुर्शीद वो अक्सर ऐसे मौकों का बहुत इंतजार करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह दूसरी ताकत पर ही कब बैठते रहे, अपने आप से वो कभी सरकार में नई ताकत से आई। याद होगा आपको कि उनको अर्जुन सिंह के उसकी वजह से गद्दी मिल गई थी और वो अर्जुन सिंह उसको गिराना भी चाहते थे। अर्जुन सिंह के सबसे करीबी विश्वास पात्र में से हुआ करते थे। जब इन्होंने अर्जुन सिंह को हराया तो मतलब उनके कहने पर जब वो सरकार गिराना चाहते थे, दाऊ बोलते थे, कहा था कि दाऊ बस ये सरकार तो आपकी है। और अर्जुन सिंह लास्ट तक एक ही अफसोस में गए इस दुनिया से कि मैंने इस पर यकीन कर लिया था। तो खैर दिग्विजय सिंह की शानदार बात तो यह है, लेकिन कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो ये मान चुकी, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस को शायद इतनी सन्निपात की स्थिति हो गई कि वो चाहती तो इसको अवॉइड कर सकती थी, ये जानते हुए कि मुझे याद आता है कि एक वो मुल्ला नसीरुद्दीन वाली कहानी लोगों को याद होगी कि मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा गया सजा में कि क्या खाओगे, 100 कोड़े या प्याज? तो कहते हैं कि नहीं मैं कोड़े खा लूंगा, प्याज तो शायद नहीं खाया। पहले वो प्याज मांगते हैं कि मैं प्याज खा लूंगा, कोड़े तो नहीं खाए जाएंगे। आगे 5-7 प्याज खाने के बाद आंखों से आंसू, नाक से पानी, तो उन्होंने कहा साहब नहीं नहीं मैं ये खाऊंगा नहीं, मुझे आप कोड़े लगा दीजिए। तो उन्होंने कोड़े मारे, 5-7 कोड़े लगते, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब मैं प्याज, कोड़े रहने दीजिए, मैं प्याज खाऊंगा। और इस तरह कहते हैं कि 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। उसी तरह से ये जो आपने कहा कि भाई ठीक है इन्होंने खेला, लेकिन वो कहाँ ले गए? वो वापस सलमान खुर्शीद जैसे आदमी जिन्होंने कहा था, याद है आतंकियों के मरने पर, कि माता जी उनकी बात सुन के सोनिया माता रो दी थी आतंकियों के। तो मुझे ये लगता है कि आप बजाय इसके कि उसको ढकते, आप दूसरा भी उगाड़ने पे लग गए, लोगों के जहन में फिर आ जाएगी। ये क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई थिंक टैंक रह नहीं गया? वो इस तरह के प्रवक्ताओं से चल रही है, जो प्रवक्ता जो सुबह कुछ और कह दे, वीडियो देख ले और यूट्यूब पे हम जैसे यूट्यूब को देख ले या किसी दूसरे यूट्यूबर्स को देख ले, मतलब हम जैसे का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे राष्ट्रवादी के बड़े लोग हैं उनमें से देख ले और उसके बाद अपने लोगों के वीडियो देख के और वो अपना
पूरी राजनीति और रणनीति तय करने लगे। क्या इस तरह से मतलब एक वैचारिक केंद्रीय जो संगठन के अंदर होता है, वैचारिक केंद्र, वो खत्म हो चुके हैं क्या? देखिए, हमें देखना ये पड़ेगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इस समय कांग्रेस को गवर्न कर रहा है, जो नीतियां तय कर रहा है, जो लाइन तय कर रहा है डे बाय डे। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस प्रतिपक्ष में रहते हुए अपना काम कर रही थी। उन दिनों मैं कांग्रेस पार्टी को कवर करता था अमर उजाला की तरफ से, नेशनल ब्यूरो में था, और रोजाना ही कांग्रेस ऑफिस में 3, 4, 5 घंटे बीतते थे। ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सब बातें होती थी नेताओं से। जयपाल रेड्डी उस समय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे जी। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, ऐसे दूसरे प्रवक्ता थे उनके साथ लगे हुए। और उस समय तमाम तरह के सवाल पूछे जाते थे, सब तरह की बातें होती थी। हमारे एक मित्र थे, वो उनकी जो क्लिष्ट अंग्रेजी भाषा थी जयपाल रेड्डी की, तो वो उनको मजाक में कठिन काव्य के प्रेत बोलते थे कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। लेकिन जयपाल रेड्डी इतने दोस्ताना ताल्लुकात थे मीडिया से उनके, कि वो जितनी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उससे 2 गुना टाइम ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफ करने के लिए वो पत्रकारों को देते थे। लेकिन कभी मजाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के बारे में भी एस जयपाल रेड्डी ने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया, कभी आवेश में आए हो, हमेशा मुस्कुरा करके बात करना। और जाहिर है उस समय लीडरशिप किसके हाथ में थी? सोनिया गांधी के हाथ में थी। सोनिया गांधी ही नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी उस समय। सोनिया गांधी के लीड रोल में रहते हुए भी कांग्रेस में जितने महासचिव थे, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और हाँ, दिग्विजय सिंह भी थे, कई दूसरे लोग, उनके यहाँ हम जाते थे, मुकुल वासनिक, ये सारे लोग, इनसे आप बड़े प्यार से घंटों घंटों बात करते थे। आज क्या स्थिति है साहब? जो शालीनता सोनिया गांधी के मेन रोल में रहते हुए कांग्रेस के भीतर दिखाई देती थी, वो चीजें अब गायब क्यों हो गई हैं? क्योंकि राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब नीचे तक जा रहा है, और राहुल गांधी मीडिया कर्मियों पर भी, पत्रकारों पर भी, आपके मालिक किस जाति के हैं या आप किस जाति के हैं, यहां तक उतर आए हैं। और उनको एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में धमकाना, अगर कोई कठिन सवाल पूछ ले तो आप बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, अपने ही लोगों, मतलब जो उन पार्टी को कवर करते हैं, उन पत्रकारों के नाम लेके बोलते हैं जो कांग्रेस को कवर कर रहे इतने लंबे समय से। हाँ भाई, वो मौसमी, उसने एक बार पूछ लिया कुछ, तो सबके सामने उसको कह दिया कि आप जो है वो बीजेपी का बिल्ला क्यों नहीं लगा लेती हैं, उसका जो है आप टी शर्ट वैसी क्यों नहीं पहन लेती हैं। इस तरह के सवाल, इस तरह के बेइज्जत करना मीडिया को। तो भैया, अगर आपका लीडर इस तरह से बिहेव कर रहा है, और केवल मीडिया की बात नहीं है, मीडिया से ही नहीं, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो एरोगेंट व्यवहार है इनका, वो देख लीजिए। पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी किसी को कुछ नहीं समझना, प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप और गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां देना, तो फिर नीचे वाले क्यों बाज आएंगे भाई? फिर तो पवन खेड़ा से लेकर के, और पवन खेड़ा की भूमिका क्या थी, जो शीला दीक्षित के साथ उनके पीए हुआ करते थे, 60 अंश के कोण पर झुक करके तो उनसे बात करते थे वो। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को आपको प्रवक्ता बनाना था, चलो बना लो, लेकिन एक संस्कार होते हैं, और अगर आप भारतीय लोगों के संस्कारों को चैलेंज कर रहे हैं बदसलूकी करके और करवा के, तो भाई भारत में इन चीजों को कोई पसंद नहीं करता है। मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं धीरेन जी, कि आपके भ्रष्टाचार भी चल जाएंगे कभी कभी, आपने काम नहीं किया सरकारों में रहते हुए, वो भी चल जाते हैं, लेकिन एक तो बदसलूकी,
एक किसी का अपमान और एक जो अहंकार पूर्ण रवैया है, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। और ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं इस समय कांग्रेस के नेताओं के भेजे में घुसे हुए हैं, ठूस ठूस करके भरे हुए हैं, और वो हर एक की भाषा में दिखाई देते हैं आपको। तो ऐसे में ये जो संकट है, ये केवल हारने तक सीमित नहीं है। लोगों का जो परसेप्शन बन गया है इन लोगों के बारे में कि ये इतने सालों से सत्ता से बाहर हैं, राज्य दर राज्य चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन इनका अहंकार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुझे जयपाल रेड्डी याद आ गए एक्चुअल में, जब आपने सवाल किया कि उस तरह के सुलझे हुए, पढ़े लिखे, बेहद विनम्र और कठिन से कठिन सवाल पूछने पर मुस्कुरा करके कैसे चीजों को टाल करके आगे बढ़ा जाता है, ये कला में वो पारंगत थे। इनके आज के प्रवक्ता जब टीवी पर बहस के लिए भी आते हैं तो लोगों का माथा ठनकता है, या तो वो चैनल चेंज करके चले जाते हैं या फिर वॉल्यूम को लगभग 5 पर ले आते हैं या 0 पे कर देते हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसने बनाई हैं? जी। दरअसल मैं इस सवाल इसलिए मुझे लग रहा था क्योंकि आप देखिए अभी बंगाल में चुनाव है। बंगाल में आपके सामने ममता बनर्जी है जो मुस्लिम वोटों पर लगभग कंप्लीट कब्जा है। उसके बाद आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां आपकी कोई हैसियत है नहीं, तो लिहाजा आपको कोई लड़ने की वहां वो नहीं है। उधर आप असम जाएंगे, बदरुद्दीन अजमल या वो वैसे ही पहले ही है या आपको मिलना ही है वो। आप जो इतना डर क्यों है कि मणिक्कम जो जिस तरह से अब नए वहां के आए हैं, मुझे मणिक्कम जो सांसद हैं वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उन्होंने आजकल एक उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें इसके सेल्फ गोल बता के बाकायदा फुटबॉल का एक वो भी दिया है, उन्होंने क्लिप काट के अपने उस पर कहा है और उसको फेमस सेल्फ गोल कहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज और की है जो ये बता रही है कि ये पार्टी मुस्लिम वोटरों के तुष्टीकरण करने में जिस तरह की मानसिक विक्षिप्तता का प्रयोग कर रही है वो बड़ी हैरानी है। वो कहते हैं कि आरएसएस अल कायदा है। अल कायदा, ये दोनों नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने 140 साल के इतिहास के साथ एकता और जन आंदोलन के लिए मॉडल होनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा पार्टी में किए गए बदलाव का जिक्र किया, उदाहरण दिया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने इस पार्टी को, जो अपना आखिरी वो लिख रहे थे, इस पार्टी को विसर्जित करने के लिए कहा था। क्या वो दोबारा महात्मा गांधी की उस बातचीत को लोगों के बीच में याद दिलाना चाहते हैं कि वाकई उस समय अगर इसका विसर्जन होता तो शायद देश के लिए बेहतर होता? आप आरएसएस को कम समझ रहे हैं या आप अल कायदा को हल्का ले रहे हैं? ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आरएसएस ने दुनिया के किस जगह पर आतंकी हमले बोले, किस जगह पर वो जो ये कहना चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है जितने आतंकी हमले हुए हैं उन सब में जो मारे गए लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वोटों के लिए घुटनों के बल गिर सकते हैं। ये बयान आपको क्या लग रहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अभी भी, जबकि जिस पार्टी का वो अपमान कर रहे हैं, भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन वो जनता ने सेलेक्ट की हुई है। आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर संख्या के तौर पर आकी जाए, और अभी आपको 1 महीना नहीं हुआ, 14 तारीख नवंबर को आपको जिस तरह धूल में मिलाया गया आपकी पार्टी के आईडीए को, वो जो है वहां उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता क्या देखना चाहती है। तो इस तरह का बयान मुस्लिम वोटर्स के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा रेवंता रेड्डी मुसलमान कांग्रेस है, कांग्रेस मुसलमान है, ये बात समझ में नहीं आ रही कांग्रेस की। देखिए, एक बार सलमान खुर्शीद ने भी तो कहा था, ये आईएसआईएस और संघ जो है वो एक ही जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो इनको संघ के बारे में पता नहीं है या पता है मक्कारी कर रहे हैं। संघ का अभी 100 वर्ष पूरा हुआ है और इन 100 वर्षों में उसने क्या किया है, कितना समय लग गया उसको यहां तक पहुंचने में कि उसकी एक पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी, पहले भी अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अटल जी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार पूरी तरीके से एक बदली हुई सोच के साथ
नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, और संघ प्रमुख भी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से और जिस सोच के साथ, जिस अप्रोच के साथ एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विरासत को साथ लेकर के चल रहे हैं, वो संघ प्रमुख भी उसकी प्रशंसा कर चुके और मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके। तो संघ एक्चुअल में एक समाज तैयार करता है, एक व्यक्ति को तैयार करता है, यानी मानव का एक विकास करने का काम, संस्कार देने का काम संघ करता है। इसके अलावा इंटीरियर इलाकों में जो गरीब गुरबा है, जो वंचित है, उनको एजुकेशन कैसे दी जाए और वो भी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, वो सब चीजें उनकी कैसे मदद की जा सकती है, वो काम संघ कर रहा है। अलकायदा क्या कर रहा है, क्या ये कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है? ये दिग्विजय सिंह ने ही एक बार ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था, और एक आध और नेताओं ने भी जी लगा करके बहुत सम्मान प्रदर्शित किया था ऐसे लोगों के साथ में। तो अगर अलकायदा और संघ एक ही जैसे हैं, तो फिर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ भी इनको जी लगा के तो कम से कम बात करनी चाहिए। चलो, ये तो हल्के नोट में मैंने बात कह दी, लेकिन अलकायदा ने तो ट्विंस टावर गिराए थे। अलकायदा ने तो दुनिया में और तबाही की बहुत सारी इमारतें बनाई थी और ध्वस्त की थी। और ओसामा बिन लादेन को किस तरीके से अमेरिका की सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस करके मारा था जब बराक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये सब भी भूल गए ये लोग। अलकायदा ने किस तरीके से दुनिया को तबाह करने के पूरे प्लान बनाए थे। आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस पर तमाम तरह के आप ब्लेम लगाएं और आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना करें, इसी से पता लगता है कि आपकी बुद्धि का दिवाला पिट चुका है। आप सोच के स्तर पर कहां तक जा सकते हैं और जा रहे हैं, और केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए आप राष्ट्रवादी संगठन को, सनातनियों की सोच को आगे बढ़ाने वाले, और जो एक्चुअल में हमारा मूल था, इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसको आगे ले जाने वाले एक, जिसको प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक एनजीओ का नाम दिया था, जिसका गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, जो मानव विकास करने में लगी हुई है, आप उसको इस तरीके से लांछित करेंगे, इस तरीके से आप ब्लेम करने की कोशिश करेंगे। और एक बार तो सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया था कि हमारे पास ऐसी कुछ सूचनाएं आ गई हैं कि ये आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं संघ के लोग। और उन्हीं सुशील कुमार शिंदे ने बाद में एक दूसरे इंटरव्यू में ये कहा, बरसों बाद ये स्वीकार किया कि नहीं नहीं, हमको ये कहने के लिए कहा गया था कि आप ये बात कह दीजिए, ऐसे कोई सबूत नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस हमको कहा गया था। अब अंदाजा लगाइए धीरेन्द्र जी कि कहां से कहा गया होगा और क्यों कहा गया होगा। ये परिवार एक्चुअल में 10 जनपद परिवार, ये एक तरीके से हिंदुओं से नफरत करता है। और ये लोग, वो चाहे साध्वी प्रज्ञा वाला मामला हो जिसमें परमवीर सिंह वगैरह को लगाया गया था, चाहे कर्नल पुरोहित वाला मामला हो, या जो दूसरे लोग समझौता ट्रेन में ब्लास्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, असीमानंद से शायद, तो इन सबको किस तरीके से गिरफ्तार करवाया गया और उस समय कैसे प्रोपेगेंडा चलाया गया, और संघ को, आरएसएस को, बीजेपी को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये नई बात नहीं है, ये तो काफी समय से। और गोधरा कांड कैसे करवाया गया, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के भी 2 पदाधिकारी उसमें थे, वो एक अलग ही किस्सा है। और वहां से पता लगता है कि इन लोगों को पता तभी लग गया था कि नरेंद्र मोदी का कितना विराट व्यक्तित्व है
और ये एक्चुअल में कांग्रेस की कब्र खोद सकते हैं। वहीं से इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी थी, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ये जितना नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, जितने आक्रमण करते हैं, जितनी गाली गलौज करते हैं, उसका उनको उतना ही फायदा पहुंच रहा है। देश की जनता उनके पीछे उतना ही यूनाइट होती जा रही है, उनको संबल देती जा रही है। वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए और आज हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री का पद राहुल गांधी से इतनी दूर लगता है जितना यहां से चंद्रमा या जितना यहां से सौर्यमंडल होगा। तो ये केवल और केवल इसलिए कि नकारात्मक राजनीति करना, झूठ बोलना, मक्कारी की राजनीति करना और जो जमीनी हकीकत है, जो जनमानस है, उसको ठुकरा करके नैरेटिव जबरदस्ती लोगों के हलक में उतारने की कोशिश करना, और ये चीजें लोग पसंद नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि किस तरह से जो है वहाँ कर्नाटक में भी इनको चारों उसमें वो जो पंचायत चुनाव थे उनमें बुरी तरह झटका लगा, यानी दोनों वो जो इनके पास थे वो भी उन्होंने बीजेपी ने छीन लिया, जहां अभी इनके राज्यों में लड़ाई हो रही थी। अगर हम इसी तरह देखें, इन्होंने नया एक शिगुफा किया है कि साहब बीएमसी में हम लोग जो है उद्धव ठाकरे के साथ नहीं लड़ेंगे क्योंकि उसकी वजह से मुस्लिम वोटर बिखर रहा है। तो कोई पार्टी, कोई नेशनल पार्टी क्या इतना खुल के इस तरह से क्रिएट कर सकती है अपने आप को वहां जाके? क्या ये भी रणनीति जो है इनकी बैकफायर होना तो बहुत बात की बात है, क्या ये सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि अभी इतनी बुरी तरह आप वहां चुनाव में मात खाई, जबकि जिस शिवसेना के साथ अभी थे लोकसभा चुनाव में आपने अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिम वोटर्स, मुझे लगता है कि ये लड़ाई क्या आपको नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश में वापस अपने आप को जो प्रेशर डालने की है कि मुस्लिम वोट हमारा है या तमाम उसके लिए हम कुछ करेंगे, उसको लेकर है क्या ये अखिलेश यादव को लेकर? क्योंकि देखिए मैंने कहा बंगाल में साफ है, तमिलनाडु में दया पे हैं, असम में बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रही है उम्मीद, हालांकि वो उनको भेजा तो है उन्होंने गौरव गोगोई को ये समझ के कि एक वंशवाद का बड़ा चेहरा है, तो ले दे के उनकी उम्मीदें सिर्फ केरल पर टिकी हुई हैं इन राज्यों के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि ये आगे के लिए मुस्लिम वोटर्स का दबाव बनाने के लिए वो भी खासतौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ है? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है और जहां तक मुंबई का पीएमसी का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि शिवसेना का आर्थिक स्रोत, जो प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, उसका स्रोत जो है वो बीएमसी रही है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि राज्य की सत्ता भी गई, शिवसेना भी गई, सिंबल भी गया और वो साख भी चली गई जो कभी मातोश्री की हुआ करती थी। तो ऐसे में अगर बीएमसी भी चली गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, क्योंकि आर्थिक स्रोत सारे क्लोज हो जाएंगे। ठेकों में जो खेल होता था, दूसरी जो वहां एक खोके शब्द चलता है, इतने खोके चाहिए, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये रियलाइज हुआ है उद्धव ठाकरे को हाल में कि ऐसा इसलिए हुआ है, उनकी बर्बादी की वजह ये है कि वो हिंदुत्व से डिग गए, हट गए, और एक ये परसेप्शन चला गया कि ये मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं और शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर के इन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। तो वो फिर से जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अपने चचेरे भाई से इन्होंने हाथ मिलाया है बीएमसी चुनाव में। तो वो फैसला कांग्रेस का कम, उद्धव ठाकरे का ज्यादा है कि हम राज ठाकरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे के साथ वो मिलकर के लड़ रहे हैं तो कांग्रेस बैक कर गई, पीछे हट गई। अगर राज ठाकरे के साथ वो ना जाते तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना मिलकर के चुनाव लड़ सकते थे। ये फैसला एक्चुअल में उद्धव ठाकरे का है कि मरी गिरी स्थिति में जैसे भी हो, अगर ठाकरे वाला सिक्का चल गया, बाल ठाकरे वाला सिक्का चल गया किसी तरह, जिसकी संभावना ना के बराबर है, और दोनों भाइयों के साथ आने से अगर कोई फिजा बदल गई, कोई मैसेज पब्लिक में चला गया सकारात्मक,
तो शायद हम वापसी कर पाए या एक अच्छी टक्कर तो दे ही पाए बीजेपी और जो उसके सहयोगी हैं उनको। पर बहुत देर हो चुकी है और उद्धव ठाकरे की हालत एक्चुअल में वो हो गई है। एक बार पंजाब के बड़े पुराने मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, वो कहीं काफिले के साथ जा रहे थे। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे और सेक्रेटरी टाइप भी थे लोग। अचानक, और धूप तेज पड़ रही थी, अचानक एक हिरन जो है वो उनकी गाड़ी के आगे आ गया और वो चूंकि एस्कॉर्ट गाड़ी आगे चल रही थी तो उसमें होटर वोटर बजाए गए तो वो और बिचल गया और ज्यादा परेशान हो गया। कभी दाईं तरफ भाग रहा था, कभी बाईं तरफ भाग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए और चपेट में आकर के वो सड़क पर गिर गया। तो मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवा लिया। वो नीचे उतर करके जाकर के देखा, पानी वानी डलवाया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो कैरो साहब ने पूछा कि भाई आप लोग बता सकते हैं कि इसकी डेथ क्यों हुई है? कोई कह रहा है जी वो एस्कॉर्ट गाड़ी के चपेट में आ गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, गर्मी पड़ रही है, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा कि नहीं, सही बात यह है कि ये फैसला नहीं कर पाया कि इसको बाएं जाना है या दाएं जाना है। अगर ये एक बार फैसला कर लेता इसकी जान बच जाती। तो उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है इस समय। वो कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है और उसकी राजनीतिक कैजुअलिटी तय है, बिल्कुल वो बच नहीं सकता। और कांग्रेस का तो पहले भी क्या था धीरेन्द्र जी, महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में चंद्रपुर की एकमात्र सीट ही तो जीत पाए थे। इस बार तीनों इकट्ठा लड़ रहे थे और अब की बार 400 पार वाला जो इन्होंने नारा उछाला था बीजेपी ने, उसको ये समझा नहीं पाए कि भाई 400 पार क्यों चाहिए। उन्होंने इसका जो है फायदा उठाया, कहा कि ये संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे हैं, आरक्षण छीनने के लिए 400 सीट मांग रहे हैं। और वहां पर कुछ ऐसा वातावरण बना हुआ था, दूसरे प्रदेशों में भी बना हुआ था, तो उसका नुकसान हो गया बीजेपी को और उनको फायदा हो गया। लेकिन चूंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब निरंतरता में दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो निवाला छीना एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने, वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो इनको सबक सिखाने का काम किया महाराष्ट्र ने, इनको भी, शरद पवार को भी और कांग्रेस को भी, कि जिनकी सरकार बननी थी उनकी सरकार बनने से रोकी आपने। जनादेश उनके लिए था हमारा, आपने उसमें जो है एक पेंच भिड़ाया और जिन तीन को, दो को तो रिजेक्ट ही किया था ना महाराष्ट्र की जनता ने, एनसीपी और कांग्रेस को। जी, वो तो गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस की 44 सीटें आई थी, एनसीपी की 54 सीटें आई थी और एक 56 सीटों वाला उद्धव ठाकरे मिलकर के तीनों ने सरकार बना ली। तो महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही थी 2019 का बदला लेने के लिए। तो 2024 में भी सबक सिखाया और मुझे लगता है कि इस बार बीएमसी के चुनाव में भी मुंबई की जनता जो है वो सबक ही सिखाएगी उद्धव ठाकरे को। जी जी, धन्यवाद सर, आप जुड़े। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर संभव हो तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार।